उत्तरकाशी से आई राहत भरी खबर। 30 से 40 घंटे में बाहर आ सकते हैं मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फोन कर बचाव अभियान के लिए जानकारी। आज गहलोत के गढ़ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। विजय क्षेत्र के मटकी चौराहे पर सभा को करेंगे संबोधित। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती आज सीएम समेत अन्य नेताओं ने किया याद। सैफई में होगा भव्य समारोह आयोजित। सपा चीफ अखिलेश यादव करेंगे पिता के स्मारक का शिलान्यास। डूंगरपुर में पीएम मोदी का बयान। कहा 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर। अब राजस्थान में कभी नहीं बनेगी अशोक गहलोत की सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस की वजह से 2 बार पीएम बने मोदी। हमने पीएम को तेलंगाना में रोक के रखा, जीतने नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 किलोमीटर लंबे रोड शो से पूरा जयपुर गूंज उठा। पीएम मोदी की दीवानगी जनता में साफ तौर पर देखी गई। विधानसभा की सभी सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। पीएम के रोड शो के दौरान नवतेज टीवी की टीम भी मौके पर मौजूद रही और वहां मौजूद लोगों से उनके मन की बात जानी। आइए आपको भी सुनाते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर की इस धरती पर पधार रहे हैं। आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता और परकोटे के इस इलाके के जो रहवासी हैं उनके अंदर कितना जोश और उत्साह है। मोदी मोदी के नारों से पूरा परकोटा गुंजायमान हो चुका है। आपको बता दें ये जो रूट चुना गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि ये पूरा जो रूट चुना गया है ये वो रूट है जहां पर राजधानी जयपुर के अंदर छोटी काशी कहे जाने वाली जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे। उसी पूरे रूट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम कह सकते हैं कि ये जो एक रैली जो निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं से परिवर्तन रैली का भी नाम कई लोग उसे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस रैली के बाद में राजस्थान के राज्य में परिवर्तन होगा, कांग्रेस का राज खत्म होगा, बीजेपी का राज आएगा। एक बार फिर हम आपको बता दें इस रूट की जो विशेषता है वो ये है कि इस पूरे रूट पर बम ब्लास्ट हुए थे और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के ऊपर, वर्तमान राजस्थान सरकार के ऊपर ये आरोप है कि बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने ठोस सबूत नहीं दिए, इस वजह से वो छूट गए। हमारे साथ ये कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आ रहे हैं। परकोटे का ये वो रूट है जो इस रूट पर बम ब्लास्ट का भी हमने नजारा देखा था और बम ब्लास्ट के वो आरोपी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार सबूत ठोस पेश नहीं कर पाई, उस वजह से वो छूट गए। क्या लगता है आपको कि ये रूट कितना प्रभावी साबित होगा? निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी साबित होगा, क्योंकि जो है सरकार की कमजोर पैरवी, वर्तमान कांग्रेस सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से ये हुआ था। और अब अगर इसमें नरेंद्र मोदी जी की लहर से जो है राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर दोबारा से कानूनी प्रक्रिया चला करके उनको दोबारा से फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश होगी। इस रूट के बारे में कहा जा रहा है कि इस एक रूट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जयपुर की 4 विधानसभाओं पे असर पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जयपुर की 4 विधानसभा नहीं, पूरी 19 विधानसभा पे असर पड़ेगा। और आप खुद देखिएगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और 25 तारीख को जब वोटिंग होगी, वोटिंग की परसेंटेज पे जो असर होगा वो आप खुद देखिएगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार से बहुत पीड़ित है। यहाँ तक कि महिला जो शक्ति है वो पीड़ित है, इतनी भयंकर पीड़ित है कि राजस्थान में दुष्कानून नंबर 1 पर आ गए हैं महिला। और ये महिला शक्ति ही कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। और इस जो आज मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये एक साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है जो भारत को बहुत ऊंचाइयों पे ला के रखा है। और राजस्थान में आज गुलाबी नगरी में आ रहे हैं। जयपुर की जनता हार्दिक स्वागत। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र लागू किया है। उसमें उन्होंने, क्योंकि महिला अपराध पे बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आ रही है और कहीं ना कहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिला अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर आया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र
पत्र में आज ये कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कैमरे लगवाए जाएंगे, अलग से महिला सुरक्षा प्रहरी तैनात किए जाए। क्या लगता है बहुत लेट हो गए वो ये चीज करने? पहले तो उनको ये सोचिए कि 5 साल आपने महिलाओं के लिए क्या सुध ली जो आज आप महिलाओं को लालच दे रहे हैं। महिलाएं समझ चुकी हैं, महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये सरकार कुछ नहीं है। इसीलिए इन्होंने घोषणा पत्र में इन्होंने डाला है, क्योंकि वो हिल चुके हैं कि महिला शक्ति ही हमें पछाड़ के फेंकेगी। ये लालच में महिला शक्ति नहीं आने वाली है। महिला के बिना राजस्थान अधूरा है। महिला को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सुरक्षा दी है और अब भी देगी। और 5 साल एक सवाल और एक विशेष सवाल और ये है कि कहा जा रहा है जो किशनपुर विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, कहीं ना कहीं वो थोड़े पिछड़ते हुए इस समय के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं और उनको आप सब लोगों की इस समय जरूरत है। क्या लगता है आपको उनकी सीट निकल जाएगी? देखिए, व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है। मोदी जी ने जब आए थे इससे पहले तो मोदी जी ने एक ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान कमल का फूल है। और ये राजस्थान की सरकार, जनता और किशन पॉल की, जो आप किशन पॉल के बारे में पूछ रहे हैं, मन बना लिया है कि कमल के फूल पे ठप्पा लगाएंगे और 9 की 9 विधानसभा जयपुर में आ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि तमाम इन कार्यकर्ताओं में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से ये लोग आते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस चाहे कितना बोल ले, राजनीतिक विश्लेषकों के कितने ही आकलन आ जाए, लेकिन हम सब मिलकर किशनपुर विधानसभा में हम व्यक्ति को नहीं देख रहे, हम कमल के फूल को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आप ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव है और आपको भाजपा को चुनना है। कमल के फूल पर आपको इस आने वाले चुनाव में आपको अपने मतदान का उपयोग करते हुए कमल के फूल को जिताना है। बात करेंगे कुछ और दर्शकों, हम कार्यकर्ताओं से जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और ये हमारे जो जयपुर की 10 विधानसभा सांगानेर आमेर को मिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और शानदार जीतेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का इतना हुजूम और कांग्रेस ने जो ये तुष्टिकरण किया है ना, उसका शानदार जवाब देगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद नवतेज टीवी ने परकोटे में मौजूद लोगों से खास बातचीत करते हुए जाना कि आखिर क्यों मोदी का रोड शो जयपुर शहर में भाजपा की जीत के लिए जरूरी है। साथ ही हमने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी बात की और जानी उनके मन की बात, आखिर क्यों यूथ की पहली पसंद बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में हम इस समय खड़े हैं। परकोटे का यह इलाका कहा जाता है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है जो इस परकोटे में दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार का जोश आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किस प्रकार से मोदी मोदी के नारे लगाई दे रहे हैं यहाँ पर लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा एक बार ये पूरा इलाका एक बार दिखाए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है। हम कह सकते हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। परकोटे का ये वो इलाका है जो कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट भी है, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में अब से कुछ दिन बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है यहाँ पर कह सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के इस पॉइंट में, परकोटे के इस इलाके में आज पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा परकोटा इस समय मोदीमय हो चुका है। जानेंगे इनसे क्या कुछ इन लोगों का कहना है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस समय जोश, उत्साह, उमंग और उल्लास से भरे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो है। पूरे परकोटे में इस समय एक अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के हमारी राजधानी में हमारे मोदी जी आए हैं आज और दिल के दिन हो गया। वहाँ महिलाओं को बहुत खुशी हो रही है कि आज परकोटे के भागी लगे हमारे। हम मोदी जी यही प्रार्थना करते हैं हमेशा आते रहे और मोदी जी को समर्थन दें। अपना सबसे यही जीवन है, बीजेपी को वोट दें। जिस प्रकार से आपने देखा एक बुजुर्ग महिला है, इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी के आने से कहीं ना कहीं परकोटे का जो पूरा माहौल है इस समय मोदीमय हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में परकोटे की जो ये सीट है और परकोटे से लगते हुए जो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा क्षेत्र,
वो कहीं ना कहीं उसमें टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन अब ये टक्कर कहीं ना कहीं आज के इस माहौल को देखते हुए, मोदी जी की इस यात्रा को देखते हुए, इस अपार जन समूह को देखते हुए, परकोटी की ये जो टक्कर थी अब ये एक सीधी सीधी जीत की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। हालांकि परिणाम तो विधानसभा चुनावों के बाद ही आएंगे, लेकिन ये जो माहौल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माहौल इशारा कर रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम महिलाओं का, इन लोगों का ये कहना है कि राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान जो महिला अपराध में नंबर 1 पर आ गया था, महिलाएं त्राही त्राही कर रही थी, बुजुर्ग त्राही त्राही कर रहे थे, किसानों से जो वादा किया गया था कि उनका संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा, वो कर्जा माफी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान का हर वर्ग, भले ही वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सभी लोग राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त थे, परेशान थे। और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि मोदी जी की इस यात्रा के बाद, इस रैली के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे, कहीं ना कहीं राजस्थान की इस महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को, जिस सरकार ने तुष्टीकरण की एक अलग ही राजनीति यहाँ पर दिखाई, पूरे इन 4.5-5 सालों में एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाया, वो तमाम जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका विदा होने का वक्त आ गया है। महिलाएं कुछ हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम आज मोदी जी आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है साक्षात राम भगवान जी हमारे समक्ष आ रहे हैं और बहुत भारी भरकम वोटों से मोदी जी जीतेंगे, जीत गए मतलब आज। और हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। कहा जा रहा था कि किशनपोल विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो जाने पहचाने नहीं है, लेकिन अब मोदी जी की जो ये जनसंपर्क जो रैली हो रही है परकोटे में, जो पूरा परकोटा मोदीमय हो चुका है, क्या लगता है अब आपको कि अब व्यक्ति विशेष रह गया है या कमल का निशान विशेष रह गया? कमल का निशान, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है मोदी जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आज यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, छतों तक चढ़े हुए हैं, झंडे लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहोगे? हमारा राजस्थान का चुनाव हो गया है, बीजेपी जीत गई है, सिर्फ हमारे को सीटें पता करनी है कितनी आई है हमारी, बाकी हमारी जीत गई है सरकार, बीजेपी सरकार जीत गई है हमारी। मोदी जी कुछ और लोग भी मौजूद है जो यहाँ पर बीजेपी का झंडा लेकर आ रहे हैं, मोदी जी का स्वागत करने आए हैं, क्या कहना चाहोगे? जी सर, इसने गुंडा राज फैला रखा है, मोदी जी जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे, और 56 इंच का सीना आज जयपुर में खुल के दाम मचा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते हुए बनता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनसे। क्या कहना चाहोगे आज आप? सर, यहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे देश के राजा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात पे। और जो हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके लिए हमारा धन्य है जयपुर हमारा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ढोल की थाप यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, ढोल नगाड़े लेकर लोग बाग यहाँ पर आए हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कैमरामैन को बोलूंगा जो नजारा जो है उस नजारे का भी थोड़ा लुत्फ उठाएं। आप देख रहे हैं लोगों का जो ये उत्साह है, ढोल नगाड़े लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है
राम मंदिर का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र कर दिया। इनका कहना है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उन्हें लेकर आएंगे और राजस्थान में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। नाचते गाते इन युवाओं, इन महिलाओं का जोश आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भाजपा जीतेगी। आप देख सकते हैं कि नारे लगाते लगाते इनका हम कह सकते हैं गला तक चोक हो गया, लेकिन उसके बाद भी मोदी मोदी के नारे लगाने से आवाज नहीं आ रहे। लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोग कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो चुके हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं, इसलिए राज्य में बीजेपी सरकार बनना तय है। मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ होता है जब बीजेपी की सरकार ने महंगाई को इतना कम कर दिया। जो कांग्रेस के समय 10-12% महंगाई आम मानी जाती थी, आज वो महंगाई हमारे 9.5 साल में 4.5% औसतन। मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ होता है जब अवसर मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है, नया निवेश उद्योग व्यापार में होता है, तो मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिलता है, गरीबों को लाभ मिलता है और पूरे देश में एक आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों तक देश को लेके जाने के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, युवती, स्टार्टअप सब मिलके 140 करोड़ के प्रयास से आज एक फ्रेजाइल 5 देश विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज़ादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तब भारत एक विकसित देश, समृद्ध देश के रूप में विश्व के सामने। और वहीं अलवर जिले की कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने कई गांवों में रैली निकाली और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान संजना जाटव को हर गांव को भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो लोगों ने फूल बरसाकर, बैंड बाजे के साथ मिठाइयां खिलाकर संजना जाटव का स्वागत किया। खबर अलवर से है, जहां राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विजय समर्थलाल मीणा ने रोड शो करके जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। ये रोड शो 11 बजे गणेश पोल से शुरू हुआ। इस दौरान जनता ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। विजय लाल मीणा ने जनता को भरोसा जताया कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया है तो क्षेत्र के विकास को तेज गति के साथ किया जाएगा। पूर्व जिले की श्रेणी में आता था, जिला बनने की श्रेणी में आता था। ये गहलोत सरकार ने जिले तो खूब बना दिए, लेकिन हमारे राजगढ़ को छोड़ दिया। तो पहली प्राथमिकता राजगढ़ जिला बने। पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, सड़कों की भी समस्या है, चिकित्सालयों में भी समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है और इन सारी समस्याओं को हम सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। प्राथमिकता राजगढ़ को जिला बनाने की प्राथमिकता है। पानी मैं कह रहा हूँ, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जिले भी बनाएंगे, पानी की समस्या को भी सही करेंगे, बिजली की भी समस्या है, सड़कों की समस्या है, चिकित्सालय की भी समस्या है और भी बहुत। और वहीं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और माकपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। माकपा प्रत्याशी गिरधारी मैया ने यहाँ अपनी जीत का दावा किया है। गिरधारी मैया ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। माकपा प्रत्याशी गिरधारी मैया से हमारे संवाददाता के सिंह ने खास बातचीत की। बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ विधानसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है। त्रिकोणीय संघर्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ताराचंद सारस्वत, मंगलाराम गोधारा जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, फिर दोबारा ताल ठोकने की तैयारी में चुके हैं। गिरधारी मैया सीपीएम से पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी दिया था इन्होंने और खूब भीड़ भी इनके लिए खूब उमड़ती। बात करते हैं गिरधारी जी, तो अभी मौजूदा स्थिति में आपके सामने दो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ताराचंद सारस्वत और दूसरा नाम है कांग्रेस से मंगलाराम गोधारा।
तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो आप इनको किस तरह से आंकते हैं अपने सामने और अपने नजदीक, या फाइट में किसे मानते हैं? देखिए, दोनों को मैं तो इक्वली मानता हूँ। ये दोनों ही टक्कर में नहीं है। ये इनके पास धन बल हो सकता है, पर जनबल हमारे पास ज्यादा है। फाइट में दोनों फाइट में नहीं है टक्कर। ये 2 नंबर की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रहे 2 नंबर मैं हूँ, कांग्रेस कह रही 2 नंबर मैं हूँ। दोनों मतलब 5 साल के कामकाज को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल में काम तो क्षेत्र में हुए हैं, साथ साथ में हमने संघर्ष भी किया है। जहाँ काम की मदद है, आम जन के लिए जगह कोई जरूरत हुई, लोकल डिमांड है, जैसे जिले लेवल की मांग है, तो उसमें संघर्ष भी साथ में काम आया है। गिरधारी मैया किसान नेता माना जाता है। हमने देखा है बीकानेर की सड़कों पर, गांवों की सड़कों पर आप बिजली के लिए संघर्ष करते रहे। उसके बाद एक तरह से किसान नेता के रूप में बाद में आप एमएलए भी बने। तो इन सब कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एमएलए बनने के बाद में मैंने पूरी क्षेत्र की जनता को एक परिवार के रूप में लिया है। चाहे कहीं मेरे को वोट कम मिले हो, चाहे ज़्यादा मिले हो, फिर भी मैंने समस्या को चिन्हित करके उस समस्या को निस्तारण करने का काम किया है। जैसे डूंगरगढ़ में कटोरी नुमा ये डूंगरगढ़ है, इसमें ड्रेनेज और सीवर लाइन की बहुत पहले जरूरत थी। आज मेरे पीरियड में ये 50 करोड़ का ये स्वीकृति है, ये वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज की मैंने स्वीकृति कराई है और बन के तैयार भी हो रही है। उसी तरह बॉयज कॉलेज है, वो पहले मंजूर हुआ था, पर बिल्डिंग मेरे टाइम मंजूर हुई है। पीजी की मैंने वहाँ स्वीकृति कराई है, पीजी की क्लासों की। उसी तरह पीने के पानी की योजना डूंगरगढ़ में 609 आरडी से मैन कैनाल से ये डूंगरगढ़ आएगी, जबकि डूंगरगढ़ में पहले आ जानी चाहिए थी। जैसे नापा से पहले पेशकार नहरी पानी आ गया, अब दूसरे पेशकार आ रहा है। बीकानेर से पानी होते हुए किशनगढ़ चला गया, पर किसी प्रतिनिधि ने ऐसा नहीं सोचा कि डूंगरगढ़ बची तरह है। डूंगरगढ़ भी शहर का, बीकानेर जिले का ही अंग है। फिर ये मेरे कार्यकाल में ये स्कीम ये लाया हूँ। इस तरह कई गाँव में कॉलेज, स्कूल, मोमासर में कॉलेज भी मैंने खुलवाई है। कई गाँव पीएससी, सीएससी ये भी बहुत बड़ी संख्या में खुली है। और आगे जैसे अभी पूरे क्षेत्र के अंदर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे एक ईमानदारी के रूप में, मैंने निसंकोच एमएलए के रूप में न होकर एक सेवक के रूप में लोगों के बीच में रहा हूँ 5 साल। उसका यही नतीजा है, लोगों का प्यार और लगाव। आज भी वैसा है जैसे आज हमने अंतिम में ये रैली का प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन था हमारा। तो निश्चित रूप से हमने जब पिछली दफा मैंने रैली की 4 तारीख की, उससे 3 गुनी भी ज़्यादा रैली थी। अब मैं ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये पीछे रहेगी। अब आप जीत जाते हैं तो क्या विजन लेके आप अभी, चूंकि सीपीएम के पूरे राजस्थान में अगर देखें तो नाम मात्र के विधायक होते हैं, बनते हैं, और तो क्या विजन है आपका? देखिए, हमारा विजन सदैव संघर्ष रहा है, जनता के जनहित का मुद्दा है। और वहीं डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में आज विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में युवाओं, महिलाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपार भीड़ उमड़ी। वहीं जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने, क्षेत्रीय निवासियों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा का अभिवादन किया, साथ ही स्वागत किया। तो वहीं रैली के समापन के अवसर पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाई, तो इन्हें निराश नहीं करूंगी। साथ ही जनता की हित के कोई भी कार्य को रुकने नहीं दूंगी। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे ठाकुर दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी प्रदेश मीडिया सेंटर में ठाकुर दास को बीजेपी का पचका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत के अहंकार के चलते अब पतन निश्चित है। तो वहीं शेखावत ने आगे कहा कि संघर्ष से लेकर सफलता तक साथ रहे लोग अगर किसी का साथ छोड़ने लगे तो तय मान लीजिए कि हालात कितने गंभीर है। बता दें, ठाकुर दास 1998 से 2003 और 2018 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं।
साथ ही नेत्रहीन कल्याण संघ के अध्यक्ष और सीएमओ में जोधपुर संभाग के प्रभारी भी रहे हैं। और वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जयपुर के चाकसू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने रालोपा प्रत्याशी विकेश खोलिया के लिए वोट मांगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चाकसू में उनके उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब की बार आजाद समाज पार्टी और हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछले दिनों चाकसू विधानसभा क्षेत्र में एक दलित समाज से आने वाले बीजेपी प्रत्याशी को सरेआम अपने सिर पर जूतियां रखनी पड़ी। वहीं अचंभे की बात तो ये है कि सारा घटनाक्रम दलितों के मसीहा बाबा साहिब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हुआ। चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी बड़ी संख्या के अंदर इसके अंदर सीटें आ रही है आरएलपी एसपी की, और इस बार राजस्थान की सत्ता पे आरएलपी एसपी का कब्जा होगा। राजस्थान की सत्ता हमारी होगी। ये एक तरीके से चाकसू का अपमान है, किसान का अपमान है, दलितों का अपमान है, और ये निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं के कहने से ये काम किया होगा। जो ड्रग्स माफिया है, जो नशे के कारोबारी है, वो राजनीति के अंदर भी बैठे हैं, अधिकारी भी है, बड़े पैसे वाले भी है, उनको बड़ा संरक्षण है। तो आप जब चुनावी मौसम में चुनावी प्रचार अंतिम चरणों में जमवा रामगढ़ क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान दुकानदार और स्थानीय ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मंगलवार को पत्रकार कॉलोनी स्थित नीमड़ी वाले बालाजी मंदिर में 51 प्रण महायज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित थे। सबसे पहले पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, फिर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सभी लोगों ने राम भक्त हनुमान का गुणगान किया। वहीं पंडितों के कहने पर भारद्वाज ने चुनाव परिणाम आने तक चप्पल न पहनने का संकल्प भी लिया। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरणों में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावतसर पहुंचे, जहां पीलीबंगा से गठबंधन के प्रत्याशी सुनील क्रांति के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। दोनों नेताओं ने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां वन विभाग के एक बड़े अधिकारी पर दुष्कर्म का संगीन आरोप लगा है। इस अधिकारी के खिलाफ वन विभाग में सरकारी नौकरी का झांसा देते हुए दुष्कर्म करने के आरोप में एक मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक रावतसर की निवासी ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा है कि रेंजर अमील ने उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ अश्लील वीडियो बनाया, साथ ही जान से मारने की धमकी देने के साथ जाति सूचक गालियां भी दी है। वहीं डीएसपी का कहना है कि पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रणवीर मील रेंजर रावतसर के खिलाफ में एक परिवादिया द्वारा दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें अनुसंधान जारी है। सर क्या मामला है वैसे? इसमें ये नौकरी का झांसा देकर उसके साथ में दुष्कर्म करना परिवादिया बताती है, जिसका अनुसंधान जारी है। बात तो हमारी कुछ ऐसी हुई सर कि उसने बोला कि मैं तेरे को जॉब वगैरह दिला दूंगा और तू ना वो वाला के पास आ जाना, तो वहाँ से मैं तेरे को प्राइवेट जॉब वगैरह दिला दूंगा कुछ, तो ऐसा बोला उसने और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की या किया? तो कितने दिन पहले की घटना है ये? 1 महीने पहले की। और झांसा देता रहा? हाँ, झांसा देता और नौकरी कभी लगाई नहीं उसने? नौकरी कभी लगाई।
खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां कोटा खुर्द गांव में दो पक्षों में भयंकर विवाद हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 10 से 12 लोग घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि करीब 10 दिन पहले गफूर के पोते का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पोते की मौत हो गई है। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और साथ ही फायरिंग भी की, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ जी, एक 8-7 रोज हो गए जब एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक लड़का, छोटा बच्चा 8 साल का था, वो मर गया था एक्सीडेंट से। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम तो अपने बदला लेंगे। समझा लिया सब लोगों ने कि भाई बदला किसका लोगे, एक्सीडेंट से मरा ही हो। तो अब रात को एक यूनुस नाव का लड़का था हमारा, उसको 5-7 आदमियों ने मतलब उसको मोटरसाइकिल पे और ज़बरदस्ती से पटक लिया। तो उसने मतलब खूब दुहाई दी। 2-4 आदमी वहाँ पर क्या आ गए तो उन्होंने वो छुड़ा लिया। नहीं उसको ले जा करके जन मारते या क्या करते, तोड़ते उसको। अच्छा, उसके बाद में अब सुबह ही दिन निकलने के बाद में अब हम कह रहा कि भाई चलें हम रिपोर्ट करा के आएंगे। हम अपना मशवरा कर रहे थे, भाई चलो ये तो बोल रात को आदमी का अपहरण करके जो पटक के ले जा रहे हैं 8-7 आदमी, अच्छी तरह से मारो हुआ के अच्छी मार दिए। लेकिन जब गांव वालों ने उसको छुड़ा लिया, लेकिन सुबह फिर हम इनकी रिपोर्ट करने जाएंगे तो हम तो अपने मशवरा ही कर रहे थे, बस उन्होंने एकदम से घर पर हमला बोल दिया। सरपंच जावेद का 85 घर का परिवार है आज इस टाइम, 85 घर हैं जावेद सरपंच के। उसने मतलब गोली और खबर बांसुर के गांव गिरूड़ी से, जहां एक स्कूल बस ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद व्यक्ति घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मनोहर लाल जी मेरे पड़ोसी थे, जो सुबह सुबह कॉलेज स्टैंड पे टहलने जा रहे थे, तो स्कूल की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। तो यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। तो हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।